अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। अच्छा, सबसे पहले है अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन कि अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो ये कहता है कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि एम्प्लॉयबल हैं और एक्टिवली जॉब को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती तो उनको हम अनएम्प्लॉयड कहेंगे या अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अच्छा, अब क्या होता है कि एक वर्कफोर्स होती है जो कि ऐसे बंदे हैं जो कि काम कर रहे हैं या कि जिनके पास कोई ना कोई जॉब है, उनको हम क्या कहते हैं कि दे आर दी पार्ट ऑफ वर्क फोर्स या उनको हम लेबर फोर्स कहते हैं। और ऐसे बंदे जिनके पास जॉब नहीं होती उनको हम क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयड कहते हैं। जिनके पास जॉब है उनको हम क्या कहते हैं, दैट कि वो एम्प्लॉयड हैं, उसको हम वर्क फोर्स भी कहते हैं या लेबर फोर्स भी कहते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, कैसे लोग जो कि एक्टिवली जॉब को ढूंढ रहे हैं और वो एम्प्लॉयबल भी हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती तो हम उसको अनएम्प्लॉयड कहेंगे। अब एम्प्लॉयमेंट से क्या मुराद, एम्प्लॉयबल से क्या मुराद है। एम्प्लॉयबल से मुराद ऐसे लोग हैं जिनके पास की अप्रोप्रिएट स्किल्स हैं, ऐसे लोग जिनके पास नॉलेज है। देखें, जॉब किसको मिलती है या कौन सा बंदा जो है वो जॉब ढूंढ सकता है, जिसके पास रिक्वायर्ड स्किल्स होते हैं, उसके पास कोई हुनर होता है, उसके पास कोई नॉलेज होता है, उसके पास कोई एक्सपर्टीज़ होती है। सो डेफिनेशन में जो एक चीज़ आ रही है ना कि एम्प्लॉयबल, इससे क्या मुराद है कि ऐसे बंदे जिनके पास कोई अप्रोप्रिएट स्किल है, कोई नॉलेज है, कोई एक्सपर्टीज़ है, वो लोग अगर जॉब को ढूंढ रहे हैं, जॉब करना चाहते हैं लेकिन उनको अगर जॉब नहीं मिलती तो वो किस में आएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में आएंगे। और ऐसे लोग जो कि जॉब कर रहे हैं या जिनके पास जॉब है उनको हम एम्प्लॉयड कहते हैं या उनको वर्क फोर्स का पार्ट कहते हैं या लेबर फोर्स भी कहते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि सारी जो पॉपुलेशन है उसको हम दो ग्रुपों में नहीं कह सकते कि वन इज़ एम्प्लॉयड एंड वन इज़ अनएम्प्लॉयड। सो उसके लिए हमने फर्दर आगे से कैटेगराइज किया है कि कुछ लोग जो हैं वो वर्क फोर्स या लेबर फोर्स की डेफिनेशन में ही नहीं आते, या ऐसे लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन जब हम करते हैं तो उसके अंदर वो आएंगे ही नहीं है। वो कैसे भी लोग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम चिल्ड्रन की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो चिल्ड्रन जो है उनकी एज कम होती है, ना उनके पास नॉलेज होता है, ना एक्सपर्टीज़ होती है, ना स्किल्स होते हैं। तो वो क्या है, वो अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आएंगे क्योंकि वो तो लेबर फोर्स या वर्क फोर्स में ही नहीं आ सकते, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो जॉब कर सकें। सेकंड क्या है, ऐसे लोग जो कि बूढ़े हैं, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं और वो भी जॉब को नहीं ढूंढ रहे, ठीक है, तो वो भी क्या है, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे क्योंकि बूढ़े लोग जो हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो नई जॉब को फाइंड आउट ही नहीं कर रहे। इसी तरह से चिल्ड्रन है, वो भी न्यू जॉब को फाइंड नहीं कर रहे। इसके बाद आ जाता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। देखें, वो वैसे तो एम्प्लॉयबल है, उनके पास कोई ना कोई स्किल है, लेकिन वो भी एक्टिवली जॉब को सीख नहीं कर रहे हैं, जॉब हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे क्योंकि दे आर स्टडिंग। सो ऐसे लोग जो हैं ये अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। एक चिल्ड्रन नहीं आएंगे, एक ओल्ड पीपल नहीं आएंगे और एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। अच्छा, अब कुछ लोग जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से जॉब नहीं करना चाहते, लाइक कुछ लोग जो हैं दे आर कंसंट्रेटिंग ऑन रेजिंग देयर पीपल, ऑन रेजिंग देयर चिल्ड्रन, ठीक है, वो क्या है, अपने बच्चों की परवरिश में मसरूफ़ हैं और उनके पास इनफ रिसोर्स हैं टू सपोर्ट देयर फैमिली। ऐसे लोग जो हैं वो भी अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से घर बैठ के दूसरे काम करने में मसरूफ़ हैं। इसी तरह से ऐसे लोग जो कि बीमार हैं या वो ऐसे लोग जो कि छुट्टी पे हैं, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एट द एंड डिस्करेज हो जाते हैं और वो फर्दर कोई भी जॉब फाइंड आउट नहीं करना चाहते या किसी भी जॉब को नहीं करना चाहते ड्यू टू डीमोटिवेशन। तो ऐसे लोग भी अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में नहीं आते। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब भी हम डिफरेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को स्टडी करते हैं, लाइक जीडीपी को स्टडी करते हैं या इन्फ्लेशन को स्टडी करते हैं, तो उसके साथ हम हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखते हैं कि एक मुल्क में कितने लोग जो हैं वो बेरोज़गार हैं। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ इक्वल टू अनएम्प्लॉयड पीपल, ऐसे लोग जिनके पास जॉब नहीं है, डिवाइडेड बाई टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाई 100।
हमने ये देखें पहले पढ़ा है कि जो लेबर फोर्स है उसके अंदर से कुछ पॉपुलेशन का हिस्सा उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होता, लाइक चिल्ड्रन इंक्लूडेड नहीं होते, ओल्ड पीपल इंक्लूड नहीं होते, स्टूडेंट्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं होते, ऐसे लोग जो कि एक्टिवली जॉब को ढूंढ नहीं रहे, जो कि वकेशंस पे हैं, वो इंक्लूड नहीं होते, ऐसे लोग जो कि डिस्करेज हो के घर बैठे हैं वो इंक्लूड नहीं होते, ऐसे लोग मीन्स के डिस्करेज हो के मीन्स के वो फर्दर अब जॉब को सीख नहीं करना चाह रहे, फाइंड आउट नहीं कर रहे, ऐसे लोग जो कि वकेशंस पे हैं, ऐसे लोग जो कि बीमार हैं, वो सारे क्या हैं, टोटल लेबर फोर्स में नहीं आते। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ इक्वल टू अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100। देखें ये इन्होंने डिफरेंट फिगर्स दिए हैं, इनको यूज़ करके आप अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है दैट इज़ अराउंड 5 to 6%, और आइडियली इट मस्ट बी लेस देन 5%। अच्छा, अब एक है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होती है। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट से मुराद है, देखिए कुछ लोग जो हैं उनको लाइक हम लेबर फोर्स में नहीं काउंट करते, लाइक चिल्ड्रन को नहीं काउंट करते, बूढ़े लोगों को काउंट नहीं करते, उसके बाद स्टूडेंट्स को काउंट नहीं करते, और उनको हम क्या करते हैं कि लेबर फोर्स का हिस्सा समझते हैं, लेकिन वो ट्रूली एम्प्लॉयड नहीं होते। तो उसके लिए जो टर्म है दैट इज़ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, कि कुछ लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड तो हैं, जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो जॉब है दैट इज़ नॉट टोटली एम्प्लॉयबल या एम्प्लॉयमेंट में नहीं आती। तो वो किस में आती है, कौन सी कैटेगरी में, दैट इज़ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। देखें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि टेम्परेरी जॉब कर रहे होते हैं, मींस के वो फुल टाइम जॉब नहीं कर रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल पूरा वीक जॉब नहीं कर रहे, पूरा मंथ जॉब नहीं कर रहे, जस्ट उनको उनके पास टेम्परेरी जॉब्स होती हैं फॉर फ्यू आवर्स, या उनकी जो फॉर फ्यू डेज़ होती हैं। तो वो जो लोग जो टेम्परेरी जॉब कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको कोई परमानेंट जॉब मिले, तो वो किस में आते हैं, वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे। इसके अलावा हम ऐसा देखते हैं कि कुछ लोग अंडर एम्प्लॉयड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक डॉक्टर या इंजीनियर है, वो अगर सेल्समैन की नौकरी करता है, तो वो क्या तस्वुर किया जाएगा, अंडर एम्प्लॉयड तस्वुर किया जाएगा। हालांकि हम तो उसको एम्प्लॉयबल काउंट करेंगे, लेकिन वो दैट इज़ नॉट अ ट्रू एम्प्लॉयमेंट, इस वजह से हम उसको क्या कहेंगे, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि डिस्करेज होके अब जॉब को फाइंड आउट नहीं कर रहे, क्योंकि वो डीमोटिवेट हो चुके हैं कि उनको जॉब नहीं मिलेगी, तो वो भी सब किस में आते हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं। अब डिफरेंट कैटेगरीज हैं एम्प्लॉयमेंट की। वन इज़ साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, देखिए ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब ओवरऑल जो इकॉनमी है अगर वो बूम कर रही है, ग्रो कर रही है, तो फिर क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट होता है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि जैसे इकॉनमी बूम करती है या ग्रो करती है, तो जो बिजनेसेस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और वाइस वर्सा, अगर जो इकानमी है दैट इज़ नॉट डूइंग वेल और रिसेशन का शिकार है, मींस की इकानमी अगर स्लो डाउन हो रही है, तो फिर क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि जो बिजनेसेस हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, उनकी ऑपरेशंस में कमी आ गई, तो वो क्या करेंगे कि लोगों को फायर करेंगे, नौकरी से निकालेंगे, जिससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, कि जैसे इकानमी अच्छा परफॉर्म करती है, गुड परफॉर्म करती है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम हो जाता है, और जब इकानमी बुरा परफॉर्म करती है, रिसेशन का शिकार होती है, तो फिर क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, अब क्या है स्टिकी वेज थ्योरी। देखें जो वेजिस हैं उसके बारे में ये थ्योरी है, और ये थ्योरी हमें बताती है कि लाइक अगर जो इकानमी है वो बुरा परफॉर्म कर रही है, लोग जो हैं वो जॉब से निकाले जा रहे हैं, तो फिर क्या है कि कॉमन हमारे माइंड में एक ज़हन आएगा कि जो लोग हैं उनकी सैलरी भी कम हो जाएगी जो कि एम्प्लॉयड है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक होटल था, उसके अंदर अगर 20 लोग काम करते हैं और रिसेशन की वजह से कारोबार अच्छा नहीं चल रहा,
तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो ओनर है उसने 10 लोगों को निकाल दिया और बाकी जो 10 रह गए, अब जो बाकी 10 रह गए हैं उनकी अब क्या है कि कॉमन हमारे माइंड में ये आएगा कि क्योंकि इकॉनमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, प्रॉफिट्स अच्छे नहीं हैं, तो उनकी जो सैलरी है, जो कि लोग अभी एम्प्लॉयड हैं, उनकी सैलरी में कमी आएगी। लेकिन ये जो थ्योरी है ये हमें कहती है कि हकीकत में या रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में क्या होता है कि जब बिजनेसेस बुरा परफॉर्म करते हैं तो वेजेस को भी कम होना चाहिए, लेकिन जो वेजेस हैं वर्कर्स की वो कम नहीं होती बल्कि कांस्टेंट हो जाती है, उतनी ही रहती हैं, या फिर अगर इंक्रीज़ भी हो तो बड़े स्लो रेट से इंक्रीज़ होती हैं। सो इसकी क्या वजह है? इसकी मे बी कुछ साइकोलॉजिकल वजह है कि कोई इंसान जो है वो जिस पे काम कर रहा होता है वो उससे कम पे कभी भी काम करने पे राज़ी नहीं होता। सो इस वजह से ये एक स्टिकी वेज थ्योरी जो है ये बनी। इसमें उन्होंने ये इस पे उन्होंने ये जो चीज़ है वो पेश की कि ऑल दो अगर इकानमी बुरा भी परफॉर्म करे, लोगों के जॉब से निकाला भी जा रहा हो, फिर भी लोग जो हैं वो अपनी जो सैलरी है उसको कम नहीं होने देते। जो वर्कर्स हैं वो कहते हैं या तो हमारी आप सैलरी फिक्स कर दें या इसको थोड़े स्लो रेट पे बढ़ाएं। सो इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? स्टिकी वेज थ्योरी की जो वेज है वो क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है, स्टिक कर जाती है, यहाँ उतनी रहती है, यहाँ अगर बढ़े तो थोड़े से स्लो रेट से बढ़ती है। अब देखिए ये जो ग्राफ है ये हमें बताता है कि जो वेज होती है बेसिकली मार्केट में वो डिटरमिन करती है सप्लाई ऑफ वर्कर्स और डिमांड ऑफ वर्कर्स पे। अगर जो सप्लाई ऑफ वर्कर्स है एट सम पॉइंट, जब सप्लाई की लाइन जो है और जो डिमांड ऑफ वर्कर की लाइन है जो आपस में जब जिस पॉइंट पे कट होती है उस पॉइंट पे बेसिकली जो वेज है वो सेट हो जाती है किसी भी वर्कर की। देखें अगर जैसे हमने लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा था कि जब वेजेस इंक्रीज़ होती हैं तो जो सप्लाई है वर्कर्स की मार्केट में वो भी ज़्यादा हो जाती है। देखें अगर एक काम के 10,000 मंथली मिलता है और अगर उसी काम का 15,000 मिलना स्टार्ट होगा तो ज़्यादा लोग जो हैं उन वो मार्केट में आ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनको वो जॉब मिले। इसी तरह से डिमांड ऑफ वर्कर्स जो है वो क्या है कि बेसिकली जो बिजनेसेस हैं उनको क्या चाहिए? वर्कर्स चाहिए बिजनेसेस को रन करने के लिए। जैसे जो है वेजिस कम होगी तो वर्कर्स की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। देखिए अगर आपको एक वर्कर 10,000 पे मिलता है मंथली और अगर वेजेस कम हो के 8,000 हो जाती हैं तो आप ज़्यादा वर्कर्स को हायर करना चाहेंगे क्योंकि अब आपको कम पे करना पड़ रहा है। सो ये जो लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड है वही बेसिकली जो प्राइस को डिटरमिन करता है, वही बेसिकली वेजेस को डिटरमिन करता है। और जिस पॉइंट पे सप्लाई ऑफ वर्कर इज़ इक्वल टू डिमांड ऑफ वर्कर्स, वही क्या बन जाती है? वेज रेट बन जाता है। ये ग्राफ हमें बताता है कि जब डिमांड जो है वर्कर्स की वो ज़्यादा हो जाती है, मीन्स कि जब बिजनेसेस वाले जो हैं वो ज़्यादा वर्कर्स को हायर करना चाहते हैं तो उससे फिर क्या है? एक पॉजिटिव इंक्रीज़ आता है वेज में। और इसी तरह से जब डिमांड ऑफ वर्कर्स कम हो जाती है, जो बिजनेसेस हैं वो वर्कर्स को हायर नहीं करना चाहते, तो फिर क्या होता है कि जो वेज है उसमें भी कमी आ जाती है वर्कर्स की। अच्छा अब क्या है? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स मिलके जो इम्पेक्ट लेके आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पे, उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए अब ज़रूरी नहीं है कि एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं इकॉनमी के ओवरऑल वही अफेक्ट करें अनएम्प्लॉयमेंट को। अदर जो फैक्टर्स होते हैं जो कि सोशल, पॉलिटिकल या फिर नेचुरल फैक्टर्स जो होते हैं लाइक डिमांड और सप्लाई के, वो सब भी अनएम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब उसमें क्या आ जाता है कि पब्लिक पॉलिसीज़ में चेंज की वजह से एम्प्लॉयमेंट पे फ़र्क आ सकता है। फिर क्या है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से एम्प्लॉयमेंट पे फ़र्क आ सकता है या अनएम्प्लॉयमेंट के रेट पे फ़र्क आ सकता है। फिर क्या है? लोगों का जो स्किल लेवल है उसमें चेंजेस आने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट पे कह लें कि अफेक्ट आ सकता है। तो इन सबको हम ये कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा फिर क्या है कि जो लोग होते हैं वो जॉब्स के दरमियान भी शिफ्ट करते रहते हैं, बेहतर से बेहतर जॉब को फाइंड आउट करते रहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट।
फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि एवरीबॉडी इज़ लुकिंग टू गेट अ बेटर जॉब। अब ये कोई बुरी चीज़ नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मल्टीपल जॉब्स ऑफ़र हो तो आप ऐसा नहीं करोगे कि जो फर्स्ट ऑफ़र है उसी पे आप जॉब करो, बल्कि आप देखोगे कि आपके लिए ज़्यादा सूटेबल जॉब कौन सी है। इसी तरह से अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब पे काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो आपकी जो कोशिश होती है कि मुझे इससे बेटर जॉब मिले, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। इससे क्या होता है कि एक तो जो लोग हैं वो भी अपने स्किल लेवल को इम्प्रूव करते रहते हैं सो दैट हमें बेटर जॉब मिले। दूसरा क्या है कि जो कंपनीज़ हैं उनको भी इससे क्या होता है कि बेटर से बेटर जो है स्किल्स वाले लोग मिलते रहते हैं। और इसी वजह से हम भी देखते हैं कि कंपनीज़ कई बार ऐसे लोग जो कि इतने स्किलफुल नहीं होते उनको फायर करती हैं, और जो बेटर स्किल्स वाले लोग हैं उनको हायर कर लेती हैं। फिर क्या है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट से क्या मुराद है कि देखिए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से या हम देखते हैं कि वक्त के साथ कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जो कि आउटडेटेड हो जाते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं रहती। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो फिर क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके स्किल्स की ज़रूरत नहीं रहती। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अखबार नवीसी, पहले क्या है कि हाथ से अखबार लिखा जाता था, बाद में टाइपराइटर और कंप्यूटर्स आ गए। सो ऐसे लोग जो कि हाथ से पहले अखबार को लिखते थे और अखबार वाले ऑफिस में काम करते थे, अब उनका स्किल क्या है कि रिक्वायर्ड नहीं रहा था, तो वो फिर क्या हो गए, जॉबलेस हो गए। इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। अब आता है अगला हमारा पार्ट, दैट इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है कि बेसिकली जो राइज इन प्राइसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो चीज़ है वो पहले अगर 10 रुपीज़ की मिलती थी, अब वो 12 रुपीज़ की मिल रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि उस चीज़ की प्राइस में जो राइज़ है उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन बोलेंगे। इन्फ्लेशन जो है इसको कैलकुलेट करने के डिफरेंट वेज़ हैं जो कि हम आगे जाके पढ़ते हैं। ये जो टेबल है ये बेसिकली हमें बता रहा है कि 1970 में जो पाउंड है बीफ वो कितने का मिलता था और अब कितने का मिलता है। तो हम देख सकते हैं कि 1970 से लेके 2012 तक ऑलमोस्ट 42 ईयर्स में जो चीज़ें हैं उनकी प्राइस में कोई 10 टाइम्स इजाफा हो चुका है। सो इस जो 10 टाइम इजाफा है इसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ड्यू टू इन्फ्लेशन है, कि कंटिन्यूसली जो चीज़ें हैं उनकी प्राइस में इजाफा हो रहा है। अच्छा, अब इन्फ्लेशन के कंसेप्ट को समझने से पहले हमारे पास हमें पता होना चाहिए द प्राइस फॉर अ बास्केट ऑफ गुड्स। बास्केट ऑफ गुड्स क्या होती है? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि तमाम हाउस होल्ड जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। लाइक हम सब अपने घर में मिल्क हो गया, वीट हो गया, फ्लोर, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट, ऑयल, ये सारी चीज़ें क्या हैं कि हम यूज़ करते हैं। फिर पेट्रोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये ऐसी हैं कि कॉमन यूज़ की चीज़ें हैं। अब देखें, जब इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करना होता है तो हर गवर्नमेंट जो है वो एक बास्केट ऑफ गुड्स में क्वांटिटीज़ को क्या लें कि लेके आती है, या एक क्वांटिटी ऑफ गुड्स की बास्केट बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं, बास्केट ऑफ गुड्स। अब उसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं? उसमें ऐसी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं जो कि कॉमन यूज़ की होती हैं, प्लस हर हाउस होल्ड उनको बाय करता है। मींस कि हर जो कॉमन सिटीज़न होता है एक भी मुल्क का, वो उन चीज़ों को बाय करता है। लाइक पाकिस्तान की बात करते हैं अगर हम, तो वीट, फ्लोर, राइस, शुगर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऑयल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सारी ऐसी चीज़ें कि हम सब यूज़ करते हैं। तो ये क्या होगा, बास्केट ऑफ गुड्स हो गई। अब बास्केट ऑफ गुड्स जो होती हैं इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, कि इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करती है हर गवर्नमेंट जो है, और फिर वो जो इंडेक्स नंबर हैं उनको यूज़ करके फिर क्या है कि कैलकुलेट किया जाता है इन्फ्लेशन रेट को। अब इंडेक्स नंबर जो हैं इनको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा ये हम देखते हैं।
अब देखें, अगर हम चीज़ों की कीमतों पे बात करें कि एक चीज़ पहले $124 की थी और अब $124.79 की हो गई है, या एक चीज़ पहले $15.5 की थी और अब $15.72 की हो गई है, तो ये क्या है कि बड़ा डिफ़िकल्ट सा लगता है कि चीज़ों को देखना। इस वजह से जो इन्फ्लेशन के रेट को जब भी कैलकुलेट किया जाता है तो वो इंडेक्स नंबर्स में किया जाता है या फिर परसेंटेजेस में बताया जाता है। सो परसेंटेजेस से बताने से पहले इन्फ्लेशन को हमेशा इंडेक्स नंबर्स में बताया जाता है, और जो एक इंडेक्स नंबर होता है जिसको बेस पे लिया जाता है उसकी वैल्यू हमेशा 100 होती है, और फिर उस 100 वाला जो नंबर है जिसको बेस बनाया जाता है उसी के रेफरेंस से आगे फिर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है। और फिर क्या है कि जनरल पब्लिक के लिए इन्फ्लेशन को अंडरस्टैंड करना या समझना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। इस वजह से इंडेक्स नंबर जो है इसके कंसेप्ट को यूज़ किया जाता है। इसको मेन यूज़ करने का मकसद क्या है कि चीज़ों को लेस कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाए, और जो बेस ईयर होता है उसको वैल्यू हमेशा क्या होती है, 100 होती है, और उससे फिर आगे रेफरेंस से लेके हमेशा कैलकुलेशन की जाती है और फर्दर चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है इन्फ्लेशन के हवाले से। अच्छा, अब क्या है कि हमेशा जब इन्फ्लेशन होती है तो उससे क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग में चेंजेस आती हैं। देखें, अगर आपको जो बास्केट ऑफ गुड्स की हमने बात की कि ये सारी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी वैल्यू उस बास्केट की $1000 बनती थी। अगले साल अगर उस बास्केट की वैल्यू वो 1100 रुपीज़ बन रही है, तो अब क्या है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। और जब कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा हो जाती है तो फिर जो लोगों की परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। सो जो इन्फ्लेशन है बेसिकली ये क्या करती है, जनरल पब्लिक की जो परचेजिंग पावर है उसमें कमी लेके आती है, और लोग जो हैं वो फिर क्या हो जाते हैं, लेस वेल्दी हो जाते हैं, या उनके पास जो पैसे हैं वो कम पड़ जाते हैं चीज़ें खरीदने के लिए। सो इसलिए हम अदर वर्ड्स में क्या कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ कर देती है। और जब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज़ करती है गुड चीज़ों की, तो जो हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा हो जाती है तो हमारे जो मेजर एक्सपेंसेस हैं उनमें क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं कि इन्फ्लेशन ने बेसिकली हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको क्या करती है, लो करती है। इस वजह से जो इन्फ्लेशन है इसको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली ये चीज़ों की या गुड्स की प्राइसेस इंक्रीज़ करती रहे तो उसका नेगेटिव इम्पेक्ट क्या आता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिप कर जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्रीज़ करने से डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अफेक्ट होती है। इसके अलावा जो हमने बास्केट ऑफ गुड्स की बात की है कि बास्केट ऑफ गुड्स में कौन सी चीज़ें आती हैं जो कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल की होती हैं और जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बास्केट ऑफ गुड्स में अगर हम एप्पल्स हैं, और एप्पल्स जो हैं उनकी प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करती रहे, तो फिर क्या होगा कि एट द एंड लोग उसकी डिमांड में कमी आ जाएगी और लोग उसको बाय नहीं करेंगे। जब उसको लोग बाय नहीं करेंगे तो लोग क्या है, किसी न किसी सब्स्टिट्यूट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर एप्पल एक्सपेंसिव हो गया तो फिर क्या हो सकता है कि लोग उसकी जगह मैंगो यूज़ करना स्टार्ट करते हैं एज एन अल्टरनेटिव। सो जो हमारी बास्केट ऑफ गुड्स होती है उसके अंदर जो डिफरेंट गुड्स हैं वो चेंज होती रहती हैं। जब कोई चीज़ जो है कंटिन्यूसली अगर उसकी प्राइस इंक्रीज़ करती रहे तो फिर क्या है कि अल्टीमेटली उसकी डिमांड कम हो जाती है और वो बास्केट ऑफ गुड्स में से रिप्लेस हो जाती है और कोई नई गुड उसकी जगह आ जाती है। सो जो कंटिन्यूस राइज है प्राइस किसी भी के गुड्स की प्राइस में, वो उसकी डिमांड को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसी वजह से हम ये कहते हैं, और गवर्नमेंट्स भी क्या करते हैं कि हर साल जो बास्केट ऑफ गुड्स है उसको रीन्यू भी करती रहती है। ऐसी चीज़ें जिनकी डिमांड में कमी आ जाती हैं उसको बास्केट में से निकाल देती है और उसकी जगह वो चीज़ जो कि लोग प्रेफर कर रहे होते हैं उसको बास्केट ऑफ गुड्स में शामिल कर देती है, और फिर वो जो बास्केट ऑफ गुड्स है वही यूज़ होती है कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, उसमें। और इंडेक्स नंबर पहले कैलकुलेट किया जाता है और उसके बाद क्या है, इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो फिक्स्ड बास्केट को हम यूज़ अगर करते हैं तो उसका एक नुकसान ये भी हो सकता है
तो देखें कई दफ़ा जो चीज़ों की कीमतें हैं वो इस वजह से नहीं बढ़ती, इन्फ्लेशन की वजह से नहीं बढ़ती, उसके लिए उसके पीछे कुछ डिफरेंट रीजंस भी हो सकते हैं। लाइक अगर आप कोई सीरियल है वो खाते हो और उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आ गई है, उसके अंदर ज़्यादा अब असेंशियल विटामिन्स को शामिल किया गया उस सीरियल में, तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट में इजाफा होगा। सो हम हर चीज़ को जो है वो, या राइज इन प्राइस को हमेशा इन्फ्लेशन के साथ जो है वो लिंक नहीं कर सकते। सो जो फिक्स्ड बास्केट है बेसिकली वही यूज़ की जाती है इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। इसी वजह से जो बास्केट है उसको हमेशा फिक्स नहीं रखा जाता, बल्कि उसको चेंज भी किया जाता है ओवर टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल वो चीज़ें जो कि महंगी हो जाती हैं वो बास्केट में से आउट हो जाती हैं, उसके बजाय लोग जो नई चीज़ें फेवर कर रहे होते हैं या जिनको बाई करना स्टार्ट करते हैं वो बास्केट में ऐड हो जाती हैं। अच्छा, जिस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं इसको बेसिकली क्या कहा जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और इसकी जो बास्केट है इसमें ग्रेजुअली चीज़ें ऐड भी होती रहती हैं और कुछ चीज़ें डिलीट भी होती रहती हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, सबसे पहले तो बास्केट ऑफ गुड्स जो है उसकी कीमत को गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है हर ईयर में। देखिए हमारे टेबल में हमने 2013 से लेके 2021 तक जो बास्केट ऑफ गुड्स हैं उनकी कीमत को बताया है, इन लिस्ट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2013 में जो बास्केट ऑफ गुड्स है दैट इज़ इक्वलेंट टू $400। इसी तरह हर साल हम देख रहे हैं उसमें इजाफा हो रहा है बास्केट में, और 2021 में वही बास्केट ऑफ गुड्स जो है दैट इज़ इक्वलेंट टू $550 की हो चुकी है। अब देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करेंगे। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले बेस ईयर डिसाइड किया जाएगा कि आप कौन सा बेस ईयर लोगे। अब इस वाली एग्जांपल में जो बेस ईयर है दैट इज़ 2016। अब जिस ईयर को बेस ईयर लिया जाता है उस वैल्यू को तमाम जो बास्केट ऑफ गुड्स की वैल्यू है उससे डिवाइड करेंगे। लाइक 2013 में बास्केट ऑफ गुड्स की वैल्यू 400 है, तो हमारे पास बेस ईयर में वैल्यू क्या थी गुड्स की, बास्केट की, दैट वाज 475। तो हम क्या करेंगे 2013 में 400 को डिवाइड करेंगे 475 से, और डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास इंडेक्स नंबर क्या आ गया 84.2। इसी तरह से 2014 में जो बास्केट ऑफ गुड्स है उसकी वैल्यू है 420। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 475 से। 475 क्या है बेस ईयर में बास्केट ऑफ गुड्स की प्राइस है। इसी तरह हम इसको रिपीट करेंगे 420 डिवाइडेड बाई 475 मल्टीप्लाई बाई 100, और वैल्यू आ गई हमारे पास 88.4। 2015 में बास्केट ऑफ गुड्स जो है उसकी जो कास्ट है दैट इज़ 450। इसको हम डिवाइड करेंगे 475 से और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास इंडेक्स नंबर आ गया 94.7। 2016 जो है दैट इज़ बेस ईयर, तो बेस ईयर में हम क्या करेंगे 475 को डिवाइड करेंगे 475 से और मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100 से, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 100। देखें जो बेस ईयर है उसका इंडेक्स, जो बेस ईयर है उसका इंडेक्स नंबर हमेशा 100 आएगा, क्योंकि जब आप सेम वैल्यू को सेम से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज़ 100। अब देखें इस तरह करके हमने सारे इंडेक्स नंबर 2013 से लेके 2021 तक निकाल लिए। अब जब हमने इन्फ्लेशन रेट को निकालना है तो हमने क्या करना है कि प्रेजेंट ईयर का जो इंडेक्स नंबर है इसको डिवाइड करना है प्रीवियस ईयर के इंडेक्स नंबर के साथ, और डिवाइड करने के बाद इसको हमने माइनस करना है 1 से, -1 इसमें से करना है, और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई बाई 100 करना है। देखें 2014 में जो इंडेक्स नंबर है दैट इज़ 88.4, इसको हम डिवाइड करेंगे 2013 के इंडेक्स नंबर से जो कि है 84.2। डिवाइड करने के बाद हम -1 करेंगे और फिर इन चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास इन्फ्लेशन रेट क्या आ गया 5%। इसी तरह से हमने नीचे आते जाना है, और 2015 में इंडेक्स नंबर है हमारे पास 94.7। इसको हम डिवाइड करेंगे 88.4 से जो कि 2014 का इंडेक्स नंबर है। डिवाइड करने के बाद हम इनमें से अब माइनस करेंगे 1 को और फिर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास इन्फ्लेशन रेट आ गया 7.14%। इसी तरह से हम सब ईयर्स का इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक है सीपीआई और एक है कोर इन्फ्लेशन इंडेक्स, इसके दरमियान फ़र्क क्या होता है ये हम स्टडी करेंगे।
अब जो हमने लास्ट पढ़ा है बास्केट, दैट इज़ सीपीआई इंडेक्स, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक सेकंड होता है कोर इन्फ्लेशन इंडेक्स। ये दोनों इंडेक्स जो हैं ये इन्फ्लेशन को गेज करते हैं, लेकिन इनका पर्पस जो है एक दूसरे से अलग होता है। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सारी वो चीज़ें आ जाती हैं जो कि एक कॉमन हाउस होल्ड यूज़ करता है, लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट कैसे होता है कि उसके अंदर वो चीज़ें जो कि बड़ी ही वॉलेटाइल नेचर की होती हैं वो इंक्लूडेड नहीं होती। सो जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर तो सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं उसकी बास्केट में, लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन इंडेक्स है उसके बास्केट में वॉलेटाइल चीज़ें नहीं आती। वॉलेटाइल से क्या मुराद है? ऐसी चीज़ें जो कि सीजन्स की वजह से या शॉर्ट रन में जिनकी प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा होता है। देखिए, अगर हम किसी वेजिटेबल की बात करते हैं जो कि बास्केट के अंदर मौजूद है, लेकिन जब ऑफ सीज़न होगा उस फ्रूट या वेजिटेबल का, तो उसकी प्राइस क्या होगी? बड़ी ज़्यादा होगी। सो वो वाली जो चीज़ है वो बड़ी जो वॉलेटाइल नेचर की है, उसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में तो ले सकते हैं कि वो कॉमन चीज़ है, लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसको कोर इन्फ्लेशन इंडेक्स में नहीं लेंगे, बिकॉज़ उसकी जो वॉलेटिलिटी है प्राइसेस की, वो हमें ट्रू गेज नहीं देगा इन्फ्लेशन का। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेमन की बात करते हैं कि वो 100 रुपीज़ केजी में मिलते हैं, लेकिन जब उनकी शॉर्टेज होती है तो वही लेमन 500 रुपीज़ का मिलता है। सो वो 5 टाइम ज़्यादा हो जाता है। सो ऐसी चीज़ें जो कि बड़े ही वॉलेटाइल नेचर की होती हैं वो कोर इन्फ्लेशन इंडेक्स में इंक्लूडेड नहीं होती, और उसकी मेन वजह क्या है कि हम ट्रू इन्फ्लेशन रेट को देखना चाहते हैं जो कि कंटिन्यूस राइज ऑफ प्राइसेस है। देखें, जो सप्लाई और डिमांड की वजह से या सप्लाई जो है वेदर की वजह से किसी चीज़ की सप्लाई में अगर कोई कमी आ गई है या उसकी ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से जो रेट में फ़र्क आ रहा है उसको हम कोर इन्फ्लेशन इंडेक्स में नहीं लेते। हम जो वॉलेटाइल नेचर की चीज़ें हैं उनको कोर इन्फ्लेशन इंडेक्स से निकाल देते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एनर्जी प्रोडक्ट्स की, तो वो भी बड़ी वोलेटाइल नेचर की होती हैं कई बार। देखिए, पाकिस्तान अपना जो ऑयल है वो बाहर से ज़्यादातर इंपोर्ट करता है, और फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना में एकदम से ऑयल की प्राइसेस कम हो गई थी, तो इससे क्या मतलब है कि हमारे यहाँ क्या इन्फ्लेशन कम हो गई है? नहीं, क्योंकि हम उसको फिर क्या करेंगे, ऐसी चीज़ जो कि अब ऑयल की प्राइसेस हैं बड़ी वोलेटाइल है, उसको हम सीपीआई में नहीं लेंगे, बल्कि उसको सीपीआई में तो लेंगे लेकिन उसको हम कोर इन्फ्लेशन इंडेक्स में नहीं लेंगे, क्योंकि वो बड़ी वोलेटाइल है और वो हमें मिसगाइड कर सकती है इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है, इसलिए जो वोलेटाइल नेचर की चीज़ें होती हैं उनको हम क्या करते हैं, कोर इन्फ्लेशन इंडेक्स से निकाल देते हैं, क्योंकि वो तो सीजन्स की वजह से या डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से वैसे ही प्राइसेस में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आ रहा होता है। अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह पे अगर सैलाब आ जाता है या फ्लड आ जाता है तो डेफिनेटली उधर फूड की प्राइसेस एकदम से इंक्रीज़ कर जाएंगी, एनर्जी की प्राइसेस एकदम से इंक्रीज़ कर जाएंगी। सो इन चीज़ों की जो कि एक एक्सटर्नल फैक्टर लाइक फ्लड की वजह से चीज़ें बढ़ गई हैं, वो अब सीपीआई में तो आ रही हैं, लेकिन कोर इन्फ्लेशन इंडेक्स में हम उनको नहीं लेके आएंगे, क्योंकि वो चीज़ें जो है उनकी प्राइसेस में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो है वो किस वजह से है, वो ड्यू टू वेदर कंडीशन या ड्यू टू अनफोर्सीन कंडीशंस की वजह से था। सो जो ऐसी चीज़ें जो कि बड़ी वोलेटाइल नेचर की होती हैं और जिनकी प्राइसेस वेदर, सीजन, फ्लड्स या छोटे से फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज़ या बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो सकती हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको कोर इन्फ्लेशन इंडेक्स में नहीं लेते। सो कोर इन्फ्लेशन इंडेक्स का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से गेज कर सके कि किन के ट्रू जो कंटिन्यूस इन्फ्लेशन है वो किस वजह से है, प्लस जो अदर फैक्टर्स हैं जो कि सीजनल या वेदर की वजह से प्राइस में चेंजेस आ रहा है, और वो वाला इंडेक्स जो है कोर इन्फ्लेशन इंडेक्स बेसिकली हमें उन इन्फ्लेशंस का बताता है जो कि ये सारे फैक्टर्स को अपने अंदर से डिलीट कर देता है। सो जो गवर्नमेंट है उसके लिए सीपीआई इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन इंडेक्स। और अगर कोर इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है तो गवर्नमेंट फिर क्या करती है, अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करके इन्फ्लेशन
को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करती है, क्योंकि जो कोर इन्फ्लेशन इंडेक्स है इसका ज़्यादा जो यूज़ है वो गवर्नमेंट करती है, जबकि जो सीपीआई है इसका ज़्यादा जो यूजेज है या इसकी जो ज़्यादा कह लें अफादियत है वो एक हाउस होल्ड के लिए है, क्योंकि एक हाउस होल्ड जो है उसने तो हर हाल में चीज़ें बाई करनी है, बेशक वो चीज़ें वेदर की वजह से अगर इंक्रीज़ हो रही हैं या खुश्क साली की वजह से उनमें इंक्रीज़ आ रहा है या किसी और अदर फैक्टर्स की वजह से आ रहा है, तो सीपीआई में वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, इसलिए जो सीपीआई का यूज़ है वो ज़्यादा कॉमन पीपल उस इंडेक्स को देखता है कि ओवरऑल जनरली प्राइसेस कितनी राइज हुई हैं, जबकि गवर्नमेंट जो है वो कोर इन्फ्लेशन इंडेक्स को देखती है और फिर रिस्पॉन्ड करती है। अगर कोर इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है वो शो करता है कि मुल्क में इन्फ्लेशन हो रही है, तो फिर क्या है कि गवर्नमेंट थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी या अदर रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करती है। अच्छा, अब कन्फ्यूजन ओवर इन्फ्लेशन का बारे में क्या है कि एक सर्वे किया गया जिसमें उन्होंने कॉमन लोगों से पूछा कि इन्फ्लेशन मुल्क के लिए की तरक्की के लिए बुरी चीज़ है कि नहीं, तो उन्होंने देखा कि सर्वे के अंदर जो कॉमन पीपल थे उनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं उन्होंने बोला कि जो इन्फ्लेशन है दैट इज़ वेरी बैड फॉर द इकोनॉमी। लेकिन जब सेम क्वेश्चन जो इकोनॉमिस्ट से पूछा गया कि क्या इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमी के लिए बैड है, तो काफ़ी कम जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन बैड है, जबकि 18% ने कहा था कि टोटली डिसएग्री। सो इससे क्या मतलब है कि जो इन्फ्लेशन है ये इकोनॉमी के लिए बुरी तो है, लेकिन बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते कि जो इन्फ्लेशन है दैट इज़ मिज़रेबल फॉर द इकानमी या इसकी वजह से इकानमी बिल्कुल तबाह हो जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं इन्फ्लेशन के अंदर जिनको हम कह सकते हैं कि अगर तो इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल्ड हो या जो इन्फ्लेशन है उसका अगर रेट जो है वो कम हो तो देन दैट इज़ बेनिफिशियरी फॉर द इकोनॉमी। कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन हम किसको कहते हैं? फॉर एग्जांपल अगर जो इन्फ्लेशन है उसका रेट 3 4 5% के अराउंड अबाउट है, तो वो इकोनॉमी के लिए बैड नहीं है, बल्कि वो इकॉनमी के लिए ठीक है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन का रेट जो है 20% या 40% पर मंथ हो, लाइक हाइपर इन्फ्लेशन हो, तो वो इकॉनमी के लिए बड़ा ही डेवस्टेटिंग है, क्योंकि फिर ना तो कोई बिजनेस प्लान ठीक से कर सकता है, ना ही जो इंसान है वो अपनी पर्सनल बजटिंग कर सकता है। सो इन्फ्लेशन अगर तो कंट्रोल्ड हो तो फिर वो दैट इज़ नॉट बैड। अगर फॉर एग्जांपल मोस्टली जो कहा जाता है कि अगर इन्फ्लेशन सिंगल फिगर्स के अंदर है तो देन दैट इज़ मैनेजेबल, लेकिन अगर दैट इज़ इन डबल फिगर्स और 20% 40% पर मंथ इंक्रीज आ रहा है प्राइसेस में, देन वी कैन से कि दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द इकोनॉमी। थैंक यू, दिस इज एंड ऑफ our chapter.